नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए तथा उनके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, परीक्षा के लिहाज से। तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, आपसे 2 अंग पूछ रहा है तो यहाँ पे मैंने 4 इसलिए बता दिए हैं। अगर कई बार परीक्षा में 2 की जगह 4 पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पे सुरक्षा परिषद और संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो यहाँ पे 4 अंग मैंने लिख दिए हैं संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या हैं ये भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य यही है इसका, विश्व के विभिन्न देशों में आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। यानी कि विश्व के अनेक देशों में जो विवाद हो रहे हैं उनके लिए ये शांतिपूर्वक सुलझाने का कार्य करता है, उसका उद्देश्य है, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का। उसके बाद है युद्ध की स्थिति में युद्ध के प्रभाव को कम करना भी इसका उद्देश्य है। अगला है विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करना। ठीक है, यानी कि विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास की संभावनाओं को ये बढ़ाने का प्रयास करता है। उसके बाद है विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना, यानी कि अलग अलग देश जो हैं उनके लिए एक मंच पर लाता है। ये सब आपस में मिल कर के बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। समस्त मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना, यानी कि सभी मानव जाति एक समान है, सबके अधिकार का सम्मान करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आई होप आप ये तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। और क्वेश्चन संख्या हमारी अगली है 19 है। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? 4 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका नाम जैसा है सुरक्षा परिषद, तो इसका काम ही है सुरक्षा करना पूरे विश्व की, है ना। तो सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, शांति और सुरक्षा के लिए। ठीक है, शांति और सुरक्षा। उसके बाद है ये परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित विवादों के समाधान हेतु विचार विमर्श कर के माध्यम से निर्णय ले सकती है। यानी कि सुरक्षा परिषद है जो है, अगर विश्व के किसी देश में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसके समाधान के लिए विचार करने के बाद निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला इसी में है परिषद अपने किसी निर्णय को प्रभाव में लाने हेतु सैन्य कार्रवाई का भी सहारा ले सकती है। मतलब ये सैनिक कार्रवाई कर सकती है अगर कोई देश इसकी बात को नहीं मानता है तो। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछ रहा था कि 4 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो ये 4 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 20। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? या इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी हम इसी को जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक 20 है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के जो शहर था जिसका नाम था रियो डी जनेरिया में हुआ था, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस मतलब ये क्यों हुआ था? इस सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विकसित और अविकसित देशों के एजेंडा में अंतर स्पष्ट किया गया था। यानी कि दोनों का एजेंडा अलग अलग बताया गया था। यानी कि जो देश विकसित हैं और जो अविकसित हैं, दोनों का जो एजेंडा क्या होना चाहिए पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के, इस पर बातचीत की गई थी। ठीक है, तो जो विकसित देश हैं हालांकि उन्होंने ही पर्यावरण को ज़्यादा मतलब प्रदूषित किया है, क्योंकि उनने अपने विकास के लिए पेड़ पौधों को काटा, फैक्ट्रियों को लगाया, है ना, उद्योगों को लगाया, जिससे क्या हुआ पर्यावरण ज़्यादा दूषित हो गया। लेकिन जो अविकसित देश हैं तो वो तो अभी विकास कर ही नहीं पाए हैं, तो वो तो वही पेड़ पौधे काटेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा, है ना, फैक्ट्रियाँ भी लगाएंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के मतलब एजेंडा में अंतर दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है, इस सम्मेलन में
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वनिकी पर बल दिया गया। यानी कि जलवायु परिवर्तन जो चेंज हो रहा है उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना, पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो इस पर बात हुई थी। इसको एजेंडा 21 के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसे टिकाऊ विकास या सतत विकास की संज्ञा दी गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सतत विकास क्या है, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसे। सतत विकास में क्या है, यानी कि पर्यावरण को हम बिना हानि पहुंचाए विकास करना सतत विकास कहलाता है, ठीक है। या टिकाऊ विकास जो हमेशा चलता रहे लंबे समय तक, ठीक है। यानी कि अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचा करके विकास करेंगे तो विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। कुछ समय तक तो वो अच्छा चलेगा, लेकिन आने वाले समय में जो संसाधन समाप्त हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा, तो वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साझी संपदा क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक जो 21 है, ठीक है। साझी संपदा, तो ऐसी संपदा यानी कि ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा जिस किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का, जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का हक हो या स्वामित्व हो, साझी संपदा कहलाती है। यानी कि जिस पर हर व्यक्ति का अधिकार हो या स्वामित्व हो, तो ऐसी संपदा को हम साझी संपदा बोलते हैं। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो। यानी कि इस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, यानी कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि मैदान हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गया, नदी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, यानी कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है। तो ऐसी संपदा कैसी कहलाती है, साझी संपदा। साझी को मतलब सबकी, ठीक है। इन पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होंगे, मतलब ऐसी संपदाओं पर सबके समान अधिकार होंगे और सभी के समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। सभी व्यक्ति को एक जैसे उत्तरदायित्व भी निभाने होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया भी है कि अगर पूछ ले सतत विकास से आप क्या समझते हैं, तो विकास के ऐसे साधनों को अपनाया जाता है इसमें जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे, उसे हम बोल देते हैं सतत विकास। तो आई होप आप ये भी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्रमांक 23 देखते हैं सीधे। हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा। तो आज़ादी के समय, आज़ादी कब मिलती, 1947 में हैदराबाद भारत में विलय के लिए सहमत नहीं था। यानी कि जो देसी रियासतें थीं, जब देश आज़ाद हो गया तो सभी देसी रियासतें जो हैं भारत में विलय हो गईं, ठीक है, अखंड भारत में विलय हो गईं। लेकिन हैदराबाद ने मना कर दिया विलय होने से कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का शासक जिसका नाम था निजाम, हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था। वो चाहता था मैं आज़ाद रहूँ, मैं राजा बना रहूँ हमेशा के लिए, ठीक है। हालांकि आज़ादी के समय जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय लोकतंत्र शासन स्थापित हो गया था कि देसी रियासतों को ख़त्म करके लोकतांत्रिक सरकार को चुना जाएगा। लेकिन फिर भी निजाम के लिए मौका दिया गया था, ठीक है। 1947 में निजाम भारत सरकार के साथ 1 बरस बहाल रखने के लिए समझौता किया था। निजाम ने भारत सरकार से समझौता कर लिया था कि 1 साल तक हमें राजा बना रहने दीजिए, हमारी रियासत को आज़ाद रहने दीजिए, ठीक है। हैदराबाद की जनता निजाम के दमनकारी शासन से दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर निजाम को हटाना मजबूरी हो गई उनके सामने, ठीक है। फिर निजाम लोकतंत्र की स्थापना का विरोधी था। निजाम कैसा था, निजाम नहीं चाहता था कि कभी भी लोकतंत्र शासन आए। लोकतंत्र शासन में क्या होता, जनता जिसको वोट करती है वही सरकार में बैठता है। लेकिन निजाम ऐसा नहीं चाहता था तथा वह जनता को अधिकार देना नहीं चाहता था। इसीलिए वहाँ की जनता ने निजाम के खिलाफ आंदोलन किया। और क्या होता है आखिर में, निजाम ने आंदोलन कुचलने के लिए अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया, यानी कि अपने सैनिक भेज दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, अर्धसैनिकों ने गैर मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना बनाया। यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई, जिससे हैदराबाद में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो गई, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब होता है धार्मिक लड़ाई,
तो वहाँ पे धार्मिक लड़ाई हो गई। इसके बाद भारतीय सेना 1948 में निज़ाम के सैनिकों पर कार्रवाई की। भारतीय सेना ने क्या किया, 1948 में निज़ाम की सेना के ऊपर कार्रवाई की, जिसकी वजह से कुछ समय बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया अपने आप को और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसे अच्छे से पढ़ कर के जाना है आपको। का है कंप्लीट, अगर आप देखना चाहते हैं और ये नोट्स भी लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर कॉल कृपया ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आने की वजह से कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैसेज कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। और थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।